इस पेशेंट में आप क्या ट्रीटमेंट देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इस पेशेंट में हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट? और दूसरा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इस पेशेंट में हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट? तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसको हम लोग देखेंगे। अगर सही हुआ तो आपको बताएंगे और एक छोटा सा कॉन्टेस्ट भी होगा। जो लोग सही जवाब देंगे उनका एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और मेडलिंग्स की तरफ से उन्हें एक एक्साइटिंग गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आप हेयर लॉस से परेशान हैं और अगर आप इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं साइंटिफिक और क्या ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए अलग अलग हेयर लॉस टाइप्स में। तो अगर आपको हेयर लॉस और हेयर लॉस से जुड़े हुए ट्रीटमेंट के बारे में छोटे टाइम में अच्छी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम डॉक्टर गौरांग कृष्णा है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेडलिंग्स न्यू दिल्ली में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेडिकल ऑप्शंस, सर्जिकल ऑप्शंस, नॉन मेडिकल ऑप्शंस, और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं और किस तरह के हेयर लॉस के पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। प्राइमरली हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। कई लोग आजकल कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट ही सब कुछ है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं दवाइयों से बाल उग जाते हैं। तो हम इसको डिटेल में इसका डिसेक्शन करेंगे और देखेंगे कि किस ट्रीटमेंट से क्या पॉसिबल है। तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इन कंडीशंस में किया जाता है। अगर आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, सिर्फ हेयर फॉल है, बॉल्डनेस नहीं है लेकिन सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, वॉल्यूम बालों की कम होती चली जा रही है, अर्ली मेल पैटर्न हेयर लॉस या अर्ली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, डिफ्यूज थिनिंग पैटर्न है, या कोई बीमारी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, लैकिन प्लेनोपाइलारिस एक्सेट्रा, तो ऐसे केसेस में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लॉस ऑफ वॉल्यूम, अर्ली हेयर फॉल, अर्ली मेल पैटर्न हेयर लॉस, एलोपेशिया एरियाटा, तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट बॉल्डनेस के लिए किया जाता है। इन कंडीशंस में जब बॉल्डनेस आ गई है, बॉल्डनेस पूरी नहीं भी आई है लेकिन हेयरलाइन रिसीड हो रही है जिससे फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है, उस कंडीशन में पैदाइशी जेनेटिकली ब्रॉड फोरहेड है, कोई हेयर लॉस नहीं है लेकिन फोरहेड शुरू से ही इतना ब्रॉड है कि वो थोड़ा सा ऑड दिखता है। उस कंडीशन में कुछ लोगों में जो अपने बाल बहुत टाइट बांधते हैं, जैसे कि 6 कई बार फीमेल्स, उनमें होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया के एरिया को अगर फिर से बाल उगाने हैं, क्राउन पैच, यहाँ पे हेयर लॉस का पैच बन गया है, या कोई स्कार है या कोई बर्न इंजरी है जो हेयर बेयरिंग एरिया में है, जैसे कि बियर्ड, स्कैल्प, यहाँ पे कोई जले का निशान है, तो इन कंडीशंस में सर्जिकल हेयर ट्रीटमेंट या हेयर ट्रांसप्लांट ये बेस्ट ऑप्शन होता है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट की बारे में बात करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, होम ट्रीटमेंट, क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट जो घर पे या क्लिनिक में दोनों जगह कराए जा सकते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे होम ट्रीटमेंट से। होम ट्रीटमेंट मतलब जो ट्रीटमेंट आप घर पे ले सकते हो। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है DHT ब्लॉकर्स का, फिनास्टराइड, ड्यूटास्टराइड। तो ये DHT ब्लॉकर्स हैं जो मेल पैटर्न हेयर लॉस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें फिनास्टराइड FDA अप्रूव्ड है, ड्यूटास्टराइड ऑफ लेबल यूज़ किया जाता है। मिनॉक्सिडिल, हम सब मिनॉक्सिल के बारे में जानते हैं, 2%, 5%, 10%। तो मिनॉक्सिल एक लोशन है, टैबलेट के फॉर्म में भी आ गया है। लो लेवल लेज़र थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर, जो आपने सुना होगा, अपने सोशल मीडिया पे इसके एड्स भी देखे होंगे, डर्मा रोलर, और ट्रेडिशनल रेमेडीज़ जैसे किचन में जो आप अनियन, कैस्टर ऑयल, मेथी, ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट प्राइमरली मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में DHT ब्लॉकर्स, मिनॉक्सिडिल, लो लेवल लेज़र थेरेपी और माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर, ये होम ट्रीटमेंट्स हैं जो आप हेयर लॉस में यूज़ करते हो, जो आपको आपके डॉक्टर सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ नए ट्रीटमेंट्स हैं, न्यूअर होम ट्रीटमेंट, जैसे कि रीडेंसिल, प्रोकैपिल और भी बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, जो ये न्यूअर ट्रीटमेंट्स हैं जो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया है। ये बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, बट जिन्हें
प्रूवेंट मेथड से, जैसे मिनॉक्सिडिल हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। फिर नंबर आता है क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स का। तो क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है, आपके ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर निकाले जाते हैं और इसको स्कैल्प पे इंजेक्ट किया जाता है। ये भी एक रिलेटिवली न्यू ट्रीटमेंट मतलब पिछले 8-10 सालों से यूज़ किया जा रहा है। शुरू में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बट अब बहुत ज़्यादा स्टडीज़ आ गई हैं इसके लिए। डॉक्टर्स का भी, हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब कई पेशेंट्स यूज़ करते हैं इसे, कई पेशेंट चाहते हैं पीआरपी करना, हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कई पेशेंट्स को। तो पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लिनिक बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है, फॉलोड बाय जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ये भी एक तरह का, नॉट एग्जैक्टली पीआरपी, बट एक तरह का पीआरपी है, जिसमें आपके ब्लड को एक किट में प्रोसेस किया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सेल्स, जो लिक्विड बनता है, ये ए सेलुलर लिक्विड होता है, सेल्स नहीं आते, तो लेस पेनफुल है। इफेक्ट वाइज इसका इफेक्ट, पीआरपी का इफेक्ट इज समवॉट सिमिलर। मीजोथेरेपी में ये भी इंजेक्शंस हैं, बट इसमें ब्लड प्रोडक्ट इंजेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, कई बार मिनॉक्सिडिल, ये आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट किया जाता है। तो बस एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी कोई भी लिक्विड आपके स्किन में इंजेक्ट हो रहा है, उसको मीजोथेरेपी कहते हैं। तो पीआरपी भी एक मीजोथेरेपी है, बट हम कन्वेंशन से चलेंगे, जो आमतौर पे लोग बात करते हैं उसके हिसाब से चलेंगे। पीआरपी एज ए सेपरेट ट्रीटमेंट एंड मीजोथेरेपी। तो जहां हम मीजोथेरेपी बोलते हैं, दैट मीन्स इंजेक्टिंग विटामिन इन द स्कैल्प। और कई बार माइक्रो नीडलिंग भी क्लिनिक में की जाती है, क्योंकि घर में जो आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर से यूज़ नहीं कर पाओगे, या सिर्फ 0.5 मिलीमीटर का डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो। क्लिनिक में हम लोग नंबिंग कर लेते हैं, तो एक मोर अग्रेसिव डर्मा रोलर किया जा सकता है, 1 mm, 1.5 mm, और आजकल माइक्रो नीडलिंग RF, MNRF भी हेयर लॉस में यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्लिनिक बेस्ड माइक्रो नीडलिंग है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स जो क्लिनिक बेस्ड हैं। पीआरपी इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल एनीमोर। अब उसके लिए काफ़ी एविडेंस है कि पीआरपी काम करता है। पीआरपी फिनास्ट्राइड जितना काम नहीं करता, बट उसका एक अच्छा रोल है हेयर लॉस के लिए। लेकिन कुछ नए एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जो हम लोग ने यूज़ करना स्टार्ट किया है, नॉट एज अ फ्रंटलाइन थेरेपी की हेयर लॉस के लिए आप आए, हमने सबसे पहले आपको ये रिकमेंड किया, नहीं। दीज आर इन स्पेशल केसेस, दीज आर इन एक्सपेरिमेंटल सिनेरियोज और ट्रायल बेस्ड सिनेरियोज। तो उसमें नैनो फैट में आपका फैट लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली आपके पेट से फैट निकाला जाता है, उसको एक ट्यूब में प्रोसेस करके उसका नैनो फैट सोल्यूशन बना के स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं। तो थ्योरी ये है कि आपका जो फैट है, एडिपोज टिश्यू, इसमें स्टेम सेल्स है, और जब आप एक नॉर्मल फैट को नैनो फैट बनाते हो, तो उस लिक्विड में स्टेम सेल्स आते हैं जो हेयर सेल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है, अभी एज अ प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है ये, बट इन द फ्यूचर इट मे होल्ड मोर प्रॉमिस। थ्रेड्स मतलब एक धागा आता है जिसको कहते हैं पीडियो थ्रेड्स को बेसिकली स्किन लिफ्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, स्टिचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बट कुछ ट्रायल्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कैल्प पे एज ए हेयर लॉस ट्रीटमेंट यूज़ किया है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब थ्रेड जाते हैं तो माइक्रो इंजरी होती है स्कैल्प के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोलेजन सिंथेसिस बेटर होके हेयर ग्रोथ में मदद किया जा सकता है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ये यूज़ कर रहे हैं और देखते हैं आगे इसमें कितना हमें फ़ायदा मिलता है। स्टेम सेल्स एक बड़ा कैची नाम है और कई पेशेंट डायरेक्टली मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर मुझे स्टेम सेल ट्रीटमेंट करवाना है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि देखिए, स्टेम सेल जब हम बोलते हैं तो इसका एक्चुअल मतलब होता है ह्यूमन स्टेम सेल्स, आपके बॉडी का खुद का स्टेम सेल्स। तो एज ऑफ नाउ ह्यूमन स्टेम सेल्स अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर हेयर लॉस। फ्यूचर में मेरे हिसाब से हेयर लॉस का फ्यूचर इज स्टेम सेल्स, बट अभी स्टेम सेल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। बहुत ही रिसर्च बेस्ड फैसिलिटीज़ में स्टेम सेल्स यूज़ हो रहे हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज पे है वो डेवलपमेंट। अभी कुछ जापान के ग्रुप्स हैं जो इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं और होपफुली कुछ सालों में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाएगा। बट अभी जो आपको स्टेम सेल बताया जा रहा है वो होता है बोटैनिकल स्टेम सेल्स, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल्स, जो कि कुछ नया नहीं है, पिछले कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। अब तो मैक्सिमम डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसको यूज़ करना बंद भी कर दिया है क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि हाँ ठीक है आप ट्राई कर लो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस नहीं है और मेरी प्रैक्टिस में मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। दूसरा, एक्सोसोम्स के बारे में भी कुछ दिनों काफ़ी बज़ क्रिएट किया गया था और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज में कई लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। बट अब पिछले कुछ महीनों में ये क्लियर हो रहा है कि इसका इफेक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोग पहले यूज़ करते थे अब वो भी बोल रहे हैं कि द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। कॉस्ट इज़ अ फैक्टर,
तो जिसकी वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस में अभी एक्सोसोम्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट दीज आर सम अदर ऑप्शंस दैट हैव बीन यूज्ड और शायद आगे जाके ये कुछ और बेटर हो जाए। सर्जिकल हेयर ट्रीटमेंट, अगेन जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि जब बॉल्डनेस आ गई हो, चाहे छोटे एरिया में या बड़े एरिया में, अगर कोई एरिया बॉल्ड हो गया हो तो वहाँ मेडिसिन से बाल नहीं उगाए जा सकते हैं, वहाँ पे बाल लगाने पड़ते हैं जो यहाँ से या बियर्ड से लिए जाते हैं। उसको कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। इसमें 2 तरह के प्राइमरी टेक्निक्स हैं, FUE जिसको फॉलिकुलर यूनिट एक्ससिजन या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, या इसके मॉडिफिकेशंस, जैसे हमारा मॉडिफिकेशन है परफेक्ट आई टेक्निक, वैसे ही कई मॉडिफिकेशंस होते हैं FUE टेक्निक के। दूसरा है FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट या कॉमनली नोन एज स्ट्रिप सर्जरी, जिसमें एक रूट को ना निकाल के एक स्किन की पट्टी काटी जाती है, फिर उसमें से बाल अलग करके इम्प्लांट किया जाता है। तो ये 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स हैं। 5 साल या उसके पहले FUT ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। अब जब से FUE का एक्सपीरियंस बढ़ गया है और जब FUE में 3500 ग्राफ्ट ईजिली होने लगे हैं, अब FUE थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। थर्ड, कंपोजिट, जो कि FUT और FUE का कॉम्बिनेशन है, जो हम लोग यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट की नीड हो। तो ये दोनों कोई एक टेक्निक हमें 6000 ग्राफ्ट शायद न दे पाए कई पेशेंट्स में, तो उन पेशेंट्स में FUT और FUE का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जिससे हमें ज़्यादा ग्राफ्ट्स मिल जाते हैं। तो ये है हेयर ट्रांसप्लांट। FUE थोड़ा सा कम इन्वेजिव है क्योंकि इसमें कट स्टिचेस नहीं है। कट जो है वो बहुत माइक्रो कट होता है, बिग कट नहीं होता। स्किन की हीलिंग बिना स्टिचिंग के हो जाती है। FUT थोड़ा सा रिलेटिवली मोर इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें एक स्किन में कट आ रहा है, स्टिचेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है या इसके रिजल्ट नहीं है। अच्छे से किए जाए तो दोनों में रिजल्ट आते हैं, बट दोनों का करने का तरीका फ़र्क होता है। फिर बात आती है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो ये इसको हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हेयर लॉस। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में आपने सुना होगा चीज़ें लाइक हेयर वीविंग, हेयर बॉन्डिंग। तो हेयर वीविंग के बारे में बताऊंगा। कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर वीविंग के बारे में कंफ्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने रिसर्च नहीं किया, जिन्होंने बस सुना है। तो कई पेशेंट्स, मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर गौरांग मुझे हेयर वीविंग करनी है, आप मेरा हेयर वीविंग कर दो। तो मैं इनको बताता हूँ कि देखिए, हेयर वीविंग और हेयर ट्रांसप्लांट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो एक डॉक्टर करता है, और हेयर वीविंग एक नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हेयर लॉस है जो आप किसी सैलून या पार्लर से करवाते हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, पहले इसको विग कहा जाता था, अब इसको पैच कहा जाता है। अब आप समझिए होगे कि हेयर वीविंग, हेयर बॉन्डिंग, हेयर पैच या विग, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, जिसमें एक आर्टिफिशियल कपड़ा है, उसमें आर्टिफिशियल या ह्यूमन हेयर पहले से सिले हुए हैं जो आपके सर पे चिपका दिया जाता है। तो ये है हेयर वीविंग, जहाँ पे जो पैच आप यूज़ कर रहे हो, जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो, फ्रंट में उसको टेप से चिपकाया जाता है और पीछे यहाँ पे बालों की एक क्यारियाँ बना के उसमें सिल दिया जाता है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, और ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट है। ये परमानेंट नहीं होता क्योंकि उसमें आपको हर 3 to 4 वीक्स में जहाँ से भी आपने इसको फिक्स करवाया है वहाँ पे जाके इसकी मेंटेनेंस करनी है। 5-6 महीने से लेके 8-9 महीने तक उस कपड़े की लाइफ होती है, फिर आप एक नया पैच यूज़ कर लेते हो। बेसिकली ये एक विग है आर्टिफिशियल। ये वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें सर्जरी नहीं करवानी, या तो सर्जरी का डर है, या मेडिकली अनफिट है सर्जरी के लिए, या जिनकी बॉल्डनेस इतनी ज़्यादा है जिसमें सर्जरी हो, हेयर ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, या फिर जिन्हें क्विक चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 महीने बाद कोई इवेंट है या शादी है और तब हेयर ट्रांसप्लांट का कोई रोल नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में 6 से 9 महीने लगते हैं। तो उस से केसेस में लोग हेयर वीविंग या हेयर पैच में जाते हैं। तो ये है हेयर पैच, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बॉल्डनेस। अब एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम लोग FUT और FUE कंबाइन करते हैं, वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट और विग या हेयर ट्रांसप्लांट और पैच भी कंबाइन किया जा सकता है। पर्टिकुलरली जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बॉल्डनेस है और वो चाहते हैं कि उनका पूरा सर बालों से भर जाए। तो देखिए, ऐसे केसेस में सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से तो आमतौर पे ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि उनके फ्रंटल एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके पीछे पैच डाल दिया जाता है, वो विग डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक लिमिटेड प्रोसीजर है। जितने बाल आपकी बॉडी से मिल सकते हैं उतने ही बाल हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ किए जा सकते हैं। किसी और के आर्टिफिशियल हेयर यूज़ नहीं किए जाते हैं आमतौर पे। तो ऐसे केसेस में हम लोग हेयरलाइन में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जिससे एक नेचुरल लुक आए। विग में क्या प्रॉब्लम होती है कि लुक बहुत नेचुरल नहीं आता, वो कपड़ा दिख जाता है और आपको बाल गिरा के रखने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये चाहते हैं कि हेयर की स्टाइलिंग हो, स्पाइक्स आएँ या एक अच्छे से कोम्बिंग हो जाए बालों की। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एडवांस बॉल्डनेस है, डोनर कम है और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि लुक भी नेचुरल हो और पूरा सर बालों से भर जाए,
उसमें हेयर ट्रांसप्लांट और विग का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। अभी इसके टेकर्स कम हैं क्योंकि या तो लोग हेयर ट्रांसप्लांट में आना चाहते हैं या फिर विग में आना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दोनों करवाने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो रेडी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम लोग एक बार इसको दोबारा समराइज़ कर लेते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट उनको करना चाहिए जिनमें पूरी बॉल्डनेस नहीं आई है, जिनमें अभी बस हेयर थिनिंग स्टार्ट हुई है, सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, ऐसी कोई बॉल्डनेस नज़र नहीं आ रही है, हेयर लाइन बहुत ज़रा सी रिसीड हुई है, एज बहुत कम है, या जिन्हें किसी बीमारी की वजह से उनका हेयर लॉस हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, मेडिसिन की ओर जाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट उनके लिए करना चाहिए जिनमें बॉल्डनेस आ गई हो, या तो छोटे एरिया में सिर्फ 2 सेंटीमीटर एरिया में, या फिर पूरे एरिया में। तो जहाँ बॉल्डनेस आ गई हो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रीटमेंट होता है हेयर लॉस के लिए? वेल, सबसे जो ज़्यादा कॉमन सिनेरियो है वो है कॉम्बिनेशन मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट का, जिसमें दोनों ही चीज़ें की जाती हैं। और अगर आप सोचोगे तो सबसे कॉमन सिनेरियो है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स ग्रेड 3, ग्रेड 4 मेल पैटर्न हेयर लॉस के होते हैं, जिनमें आगे से बाल चले गए हैं, लेट्स से हाफ स्कैल्प पे बाल चले गए हैं, लेकिन पीछे यहाँ पे बाल बचे हैं, या फिर इसका उल्टा कि यहाँ से बाल चले गए हैं लेकिन आगे बाल बचे हैं। तो ऐसे केसेस में मेडिकल हेयर लॉस ट्रीटमेंट और सर्जिकल हेयर लॉस ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी एक करें तो बात नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो जहाँ पे बाल हैं वो तो बाल सही रहेंगे, बेटर भी होंगे, लेकिन जहाँ पे बॉल्डनेस है वहाँ पे बाल नहीं आएंगे। अगर हम सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो जहाँ बाल लगाए गए वो एरिया ठीक हो गया और बहुत लंबे समय के लिए ठीक हो गया, लेकिन जहाँ पे बाल नहीं लगाए गए हैं, जहाँ पे नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर है, वो बाल अभी भी जा रहे हैं और हो सकता है 4-5 साल के बाद वो एरिया बॉल्ड हो जाए। तो इस सिचुएशंस में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट फॉर द बॉल्ड एरिया और मेडिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट फर्दर हेयर लॉस ऑफ द नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। और ये सबसे कॉमन सिनेरियो है। अभी भी कई पेशेंट जो रिसर्च कर भी रहे हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट तो परमानेंट है और इसके बाद बॉल्डनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये बात की हाफ ट्रुथ है। हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट वाले रूट्स परमानेंट हैं, लेकिन जो एरिया नॉन ट्रांसप्लांटेड है, आपने फ्रंट में ट्रांसप्लांट किया लेकिन यहाँ ट्रांसप्लांट नहीं किया क्योंकि आज ज़रूरत नहीं है वहाँ ट्रांसप्लांट की, वो हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं बच रहा है, वो मेडिसिन से ही बचेगा। और अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एरिया जहाँ आज ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वो आने वाले 3-4 साल में वो बॉल्ड दिखे। तो इसकी वजह से ये बात आगे सामने आती है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग बॉल्ड हो जाते हैं। आप ये समझिए कि ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड एरिया में लोग बॉल्ड नहीं होते, लेकिन नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया में बॉल्डनेस आ सकती है। इसलिए आमतौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया जाता है। तो जैसे कि ये पेशेंट, अब यहाँ पे फ्रंट में बॉल्डनेस है, यहाँ पे अगर सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सारे बाल तो बेटर होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन अब ट्रांसप्लांट के बाद अगर इनको मेडिसिन नहीं दी गई तो ये एरिया तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये एरिया बॉल्ड हो सकता है। तो यहाँ के लिए मेडिसिन दी जाएगी, या जब ये एरिया बॉल्ड हो जाए तो यहाँ पे दोबारा ट्रांसप्लांट किया जाएगा। लेकिन बेटर यही है, समझदारी इसी में है कि आप मेडिसिन लेके उस एरिया को बॉल्ड ही ना होने दें। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब इस पूरे वीडियो को देख के आपका हेयर लॉस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक छोटा सा क्विज करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या आंसर है। पहला क्वेश्चन, इस पेशेंट में आप क्या ट्रीटमेंट देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इस पेशेंट में हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट? और दूसरा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इस पेशेंट में हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट? तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसको हम लोग देखेंगे। अगर सही हुआ तो आपको बताएंगे, और एक छोटा सा कॉन्टेस्ट भी होगा। जो लोग सही जवाब देंगे उनका एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और मेडलिंग्स की तरफ से उन्हें एक एक्साइटिंग गिफ्ट दिया जाएगा। तो लेट्स सी, कीप द आंसर्स कमिंग। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर गौरांग कृष्णा। अंटिल वी मीट अगेन।